गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी आर फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपका टॉपिक चल रहा था सह संबंध, और मैंने आपको ये क्लियर किया था कि जब एक विषय दूसरे विषय के साथ समन्वय स्थापित करता है तो वो कौन सी श्रेणी में आता है, सह संबंध, या उसे हम क्या बोलते हैं, सह संबंध कहते हैं। कि जब एक विषय होता है, जैसे वाणिज्य का अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान से जो संबंध हम स्थापित कर रहे हैं, या अन्य कोई विषय या गणित के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो उसे सह संबंध कहते हैं। अब जो ये सह संबंध किया जाता है वो बेसिकली किसके आधार पर किया जाता है, मतलब सह संबंध करने का हमारा एक तरह से क्या क्या उपयोगिताएं होती है। तो पहला आता है सह संबंध स्थापित करते हुए इसकी विशेषताएं एवं उपयोगिताएं है। नंबर 1, सह संबंध के सिद्धांत पर सह संबंध के सिद्धांत पर एक विषय को दूसरे विषय की सहायता से एक विषय को दूसरे विषय की सहायता से शिक्षा देने पर विषय वस्तु को रोचक, सजीव एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। ठीक है, पहला है कि सह संबंध के सिद्धांत पर जो विभिन्न प्रकार के कर्तव्य, नियमों और सिद्धांतों को लागू किया गया है, तो जब जो इसका सिद्धांत है, ठीक है, उसे एक विषय को दूसरे विषय की सहायता से शिक्षा देने पर जो विषय वस्तु होती है उसे रोचक, सजीव और बोधगम्य बनाया जा सकता है। कोई कंटेंट ऐसा होता है जो बहुत टिपिकल होता है और बच्चों को समझ में नहीं आता, इनकेस हम क्या करते हैं, अगर उसे दूसरे विषय के साथ सहसंबंध स्थापित कर देते हैं तो क्या करते हैं, अगर वो दूसरे विषय से रिलेट करते हुए हम उसे पढ़ाते हैं तो वो उसे जो कंटेंट होता है वो क्या लगने लगता है, रोचक लगने लगता है, सजीव लगने लगता है और बोधगम्य लगने लगता है। मतलब एक तरह से वो रुचिपूर्ण को, उस विषय वस्तु को रुचिपूर्ण समझते हुए क्या करता है, पढ़ता है। तो पहला नंबर का क्या है कि सह संबंध के सिद्धांत पर क्या किया जाता है, अगर हम जो सिद्धांत है हमारा और उसके भी हाफ पे हम दूसरे विषय के साथ क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो विषय वस्तु होता है, जो हमारा कंटेंट होता है वो रोचक होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वाणिज्य का, कि मैं आपको कॉमर्स पढ़ा रही हूँ, तो कॉमर्स के अंदर मैंने अर्थशास्त्र से रिलेटेड आपको एग्जांपल दिया कि जैसे इसमें अकाउंटिंग बनाते हैं, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं। फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो हम इकोनॉमिक्स से उसे जोड़ सकते हैं कि मुद्रा क्या होता है। ठीक है, पूंजी को अर्थव्यवस्था की भाषा में मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा में जैसे कैपिटल होती है, जो हम मुद्रा के रूप में काउंट कर सकते हैं, गुणन कर सकते हैं, वो चीज़ें किस में आती है, उसमें आती है। अब हम बात कर सकते हैं, तो हमने क्या किया,
वाणिज्य को अर्थशास्त्र से जोड़ते हुए बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों को लैंग्वेज समझ में आ गई कि मैम बात करिए फाइनेंशियली की, तो फाइनेंशियली होता है मुद्रा, तो मुद्रा क्या होती है वो हमने अर्थशास्त्र से जोड़ दिया बच्चों को, तो वो बच्चों को अच्छे से वो चीज़ समझ में आ गई कि फाइनेंशियल मतलब जो ट्रांजेक्शन होते हैं, मुद्रा के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो किस बिहाफ पे होते हैं। अब आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है सभी विषय को सभी विषयों को समन्वित कर पढ़ाने से उन्हें बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो इसमें क्या होता है, हम बच्चों को इतने अच्छे से दूसरे विषयों के साथ जोड़कर पढ़ा रहे हैं, तो हमें उस विषय वस्तु को या उसका जो भी टॉपिक है या अंदर जो भी पाठ योजना है उसे हमें बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। इससे उनमें क्या होता है, बच्चों को लाभ मिलता है और समय की बचत होती है और उस विषय वस्तु को रुचिपूर्ण होकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, व्यावहारिकता के आधार पर जीवन से संबंधित समस्त विषय ज्ञान को समस्त विषय ज्ञान को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। देखो व्यवहारिकता के आधार पर जीवन से संबंधित समस्त विषय ज्ञान को आसानी से पढ़ाया जा सकता है, मतलब बच्चों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ क्या हमें लेना चाहिए, व्यवहारिक रूप भी, मतलब व्यवहारिकता की शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए, जिससे बच्चे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उस चीज़ का क्या करें, यूटिलाइज कर सके। तो एक सह संबंध के माध्यम से क्या होता है कि हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़ते हैं, तो उनमें क्या होता है, बच्चे अपने जीवन से संबंधित सभी प्रकार के जो व्यवहार में लिए जाते हैं सभी कंटेंट, वो काम में आसानी से ले सकते हैं, उन्हें अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे भाई मुद्रा का एग्जांपल दिया कि अब मुद्रा के एग्जांपल्स अपन बताएंगे कि अप एंड डाउन्स होते हैं, कंपनी को लॉसेस होता है, तो फिर क्या होता है, मार्केट का प्रोडक्शन बहुत स्लो हो जाता है, और फिर क्या होता है, मार्केट में अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। तो ये सब अपन किससे, अपन ने क्या कर दिया, कॉमर्स को, व्यवसाय अध्ययन की शिक्षा को किससे जोड़ दिया, अर्थशास्त्र की शिक्षा से जोड़ दिया, तो जिससे बच्चों को वो चीज़ समझ में आएगी कि हम हमारे जीवन में, हर दैनिक जीवन में या नॉर्मली हम किस तरह अपने शिक्षा को व्यवहार में ला सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक।
हमारे जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चों में सर्वांगीण गुणों का विकास करना या सभी प्रकार के लक्ष्यों को अर्जित करवाना या ज्ञान प्रदान करना। तो अब ये होता है पाठ्यक्रम के माध्यम से। पाठ्यक्रम के विषयों के माध्यम से हम हमारे उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंदर बहुत से ऐसे विषयों को हम ले लेते हैं जिसके साथ एक विषय का दूसरे विषय के साथ क्या होता है, समन्वय स्थापित कर सके। तो जब एक विषय का दूसरे विषय के साथ समन्वय स्थापित होता है तब बच्चे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट इसके अंदर यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सहसंबंध अवबोध केंद्रित स्थायी होता है। जो स्मृति केंद्रित भी है। देखो, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो सहसंबंध होता है वो अवबोध केंद्रित होता है। मतलब क्या करता है, वो ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब सहसंबंध, जब हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ समन्वय करते हैं, जब एक विषय को लेकर दूसरे विषय को पढ़ाते हैं, तो क्या माना जाता है कि जो भी हमारा ज्ञान है वो स्थायी रूप से रहता है। क्योंकि हम देखते हैं हमारा ज्ञान जो हमारे अनुभव होता है, जो घटनाएं होती है, परिस्थितियां होती है, उस पर आधारित होता है। तो जो भी हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखते हैं, हमारे अनुभवों को देख लो, हमारी परिस्थितियों को देख लो, तो जब हम उसका एक तरह से दूसरे विषय के साथ समन्वय कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो भी ज्ञान आ रहा है, जो भी ज्ञान अर्जित हो रहा है, वो स्थायी रूप से और आत्मसात रूप से उपलब्ध होता है, जो स्मृति केंद्रित भी है। मतलब जब हम ज्ञान को एक ग्रहण कर रहे हैं, जब हम बोध कर रहे हैं उस ज्ञान का, तो ऑब्वियसली जब ज्ञान का बोध करेंगे तो स्मृति केंद्रित भी माना जाएगा। क्योंकि वो चीज़ हमारे अंदर क्या आ रही है, हमारी मेमोरी के अंदर आ रही है, हमारे मस्तिष्क के अंदर ग्रहण हो रही है। तो अवबोध मतलब होता है किसी भी ज्ञान को क्या करना, ग्रहण करना। वो क्या कहलाता है, अवबोध कहलाता है। और ज्ञान के बिना क्या नहीं होता, बोध नहीं होता। तो ये माना जाता है जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता, और ज्ञान हमें एक विषय से दूसरे विषय से समन्वय स्थापित करने के रूप में मिल रहा है, कि जब हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ मिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो हमारा जो ज्ञान है वो अवबोध केंद्रित और स्मृति केंद्रित आधारित होता है। फिर आता है नेक्स्ट, पूर्व पृष्ठभूमि के आधार पर छात्र के मस्तिष्क में नवीन पृष्ठभूमि का सृजन संभव होता है, जिसके आधार पर वह नवीन ज्ञान
नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। देखो, पूर्ण पृष्ठभूमि के आधार पर इसका मतलब ये होता है कि हम अगर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें हमारा जो भी ज्ञान है वो हमें अर्जित करना है, किसी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमारे सामने उन लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत से व्यूज उपलब्ध हो जाते हैं। तो उन पृष्ठभूमि के आधार पर छात्र के मस्तिष्क में क्या होता है, नई चीज़ों को जानने के लिए या नई पृष्ठभूमि का सृजन करना संभव हो जाता है, क्योंकि हमें देखते हैं कि हम जो भी पाठ कर पढ़ते हैं पूर्व नियोजन आधारित होता है कि हमारे पहला वाला ज्ञान हमारे पास कितना है, तो जिसके आधार पर क्या करता है वो नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से तय होता है कि जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो किस तरह होता है, तो किस तरह अर्जित किया जा सकता है। और फिर अगले जब वो किसी भी कंटेंट को पढ़ता है तो वो पूर्व ज्ञान से के आधार मानते हुए आगे नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। तो यही है कि सहसंबंध की विशेषता उपयोगिता यही है कि सहसंबंध के माध्यम से बच्चों को ओवरऑल ये माना जाता है कि बच्चों की जो विषय वस्तु होती है वो रुचि बन जाती है, मनोरंजन बन जाती है, और बच्चे का जो भी ज्ञान होता है वो स्थायी रूप से क्या रहता है, स्थायी रूप से हमेशा रहता है। तो ये क्या था, सहसंबंध की उपयोगिताएं थी। अब आपका गृह कार्य है सहसंबंध स्थापित करते हुए इसकी उपयोगिताओं को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।